Hello, good morning, everybody. I am Dr. Ansari Naseem, the Department of Political Science. Now, I have explained the Indian Constitution. Now, to credit compulsory course for all the first year student in all faculty. The name of the paper Democracy, Election and Governance. The first topic Democracy, Foundation and Dimension. The subpoint Indian Constitution. Indian Constitution is the historical background of the Indian Constitution. The Indian culture is the very traditional culture, multilinguistic, multi-caste, multicolor, multi-religion, and multi-economy, etc. हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो बहुत ही ट्रेडिशनल रहा है। यहाँ पर जो है अंधी अकीदत मानने वाले बहुत थे। उसके बाद सुपरस्टिशन जो है आम थे, तवहम परस्ती आम थी। तो इन तमाम बातों को देखकर जो है फर्स्ट रेनाइसेंस ऑफ इंडिया डॉक्टर राजा राम मोहन राय डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्मो समाज को कायम किया। ब्रह्मो समाज को कायम करने का उनका एक ही मकसद था, टू रिमूव ऑल द इविल्स इन द सोसाइटी, यानी समाज से तमाम बुराइयों का खात्मा करना। उस वक्त हिंदुस्तान की तारीख में लोग मुख्तलिफ देवताओं की पूजा किया करते थे। कोई आग की पूजा करता था, कोई दरख्त की पूजा करता था, कोई पानी की पूजा करता था। तो इस तरीके से राजा राम मोहन राय ने मोनिज्म के नजरिए को पेश किया, यानी वननेस ऑफ द गॉड, सबका खुदा एक है, सबका भगवान एक है। और इस तरीके से हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहले समाजी तहरीकों की शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज की बुनियाद डाली। और उन्होंने अपने समय सत्य शोधक समाज के जो पंडाल है, ओपन द डोर ऑफ द ऑल कास्ट, यानी उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास, यानी ऊंच नीच की जातों में बहुत ज्यादा फर्क बढ़ता जाता था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सत्य शोधक समाज की बुनियाद डाली और उनका एक ही मकसद था, समाज से ऊंच नीच की बुराइयों का खात्मा करना। और फिर उसके बाद जो है राइज ऑफ द नंबर ऑफ पर्सनालिटीज। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक is important to play role in the society and there were presented the four view of the program। और उन्हें अपना चार नुकाती प्रोग्राम को पेश किया। और चार नुकाती प्रोग्राम में उनका सबसे पहला प्रोग्राम था स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब जो है विदेशी अशिया का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अपने मुल्क की ही अशिया का इस्तेमाल करना। और फिर उसके बाद उन्होंने बाइकआउट। बाइकआउट का मतलब है कि ब्रिटिश ने जितने भी रूल रेगुलेशन को नाफिज किया है उन तमाम कानून की जो है नाफरमानी करना। और थर्ड जो था स्वराज। स्वराज का मतलब होता है आजादी। तो उन्होंने टू गिव द हॉट स्लोगन ऑफ स्वराज इज माय बर्थ राइट, आजादी मेरा पैदाइशी हक है। और फिर उसके बाद नेशनल एजुकेशन। देखिए जिस वक्त ब्रिटिश यहाँ पर आए उन्होंने जो है इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, जबकि हमारे हिंदुस्तान की जबान जो थी वो मल्टीलिंग्विस्टिक थी, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में तालीम हासिल करना जो है वो इम्पॉसिबल था। तो इस तरीके से उन्होंने नेशनल एजुकेशन की डिमांड की, यानी हर किसी को जो है अपने कौमी जबान में तालीम हासिल करने का हक दिया जाए। और ये लोकमान्य तिलक की जो है पहली कामयाबी थी कि ब्रिटिश एम्पायर ने हमको समाजी आजादी का ऐलान दिया। फर्स्ट टाइम मलका विक्टोरिया ने जो है ऐलान किया समाजी आजादी का, कि इसमें हर किसी को अपने ट्रेडिशनल अपने कल्चर को एंजॉय करने का पूरा पूरा हक हासिल होगा। और फिर उसी वक्त सबसे पहले जबान के नाम पर जो है हिंदी में हिंदी यूनिवर्सिटी बनारस में जो है कायम की गई। और इसी तरीके से मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कायम की गई। उर्दू यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में कायम की गई। इंग्लिश नेशनल एजुकेशन जो है वो लाहौर में कायम किया गया। तो ये हमारी पहली आजादी थी। लोकमान्य तिलक इंट्रोड्यूस ऑफ द टू न्यूज़पेपर। उन्होंने दो अखबार को जारी किया। पहला अखबार जो है केसरी, दूसरा अखबार जो है मराठी। बाय द न्यूज़पेपर द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट। और इस तरीके से जस्टिस रानाडे तो इंट्रोड्यूस ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन ऑफ द इंडियंस पीपल। हिंदुस्तान की जनता जो है गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी क्यों गुजार रही है, और इसके बाद उन्होंने उसके सॉल्यूशन को भी पेश किया।
और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब स्टार्टेड द डाउन ट्रोडन्स मूवमेंट इन दिस स्टेट, और उन्होंने भी ऊंच नीच जात के फर्क को सामने रखते हुए डाउन ट्रोडन्स की तहरीक की शुरुआत उन्होंने यहाँ पर की। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है हमें नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस तरीके से इन तमाम लीडरों की काविशों और मेहनतों के बाईस जो है हिंदुस्तान की तहरीक में जो है 1857 की गदर जो है बहुत मायने रखती है। यहीं से हिंदुस्तान की जंग आजादी की तहरीक की शुरुआत होती है, और लास्ट में जो है 1922 टू 1946 ये हिंदुस्तान की तारीख में गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है। गांधी जी इम्पोर्टेंट प्लेड रोल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और हिंदुस्तान की जंग आजादी की तहरीक में उन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया। उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया, बाय द सत्याग्रह मूवमेंट टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इंडियन कंट्री, और इसी तहरीक की बिना पर हिंदुस्तान की जंग आजादी जो है पाया तकमील तक पहुंचती है। इस तरीके से जो है द फर्स्ट टाइम 1929 में लॉर्ड एटली द लीडर ऑफ द इंग्लैंड कंट्री, जो इंग्लैंड कंट्री का लीडर था, उन्होंने पहली मरतबा लेबर पार्टी केम इनटू पावर इन इंग्लैंड अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड एटली। लॉर्ड एटली की लीडरशिप में जो है लेबर पार्टी का कयाम 19th सेंचुरी में आया, और इन्होंने पहली मरतबा हिंदुस्तान की जंग आजादी के लिए आजादी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि बहुत जल्द हिंदुस्तान को जो है आजाद कर दिया जाएगा। और ये रेजुलेशन जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया, और फिर उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कायम किया। तो देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए कायम किया गया कि आजाद हिंदुस्तान के बाद आजाद हिंदुस्तान की हुकूमत कैसी होगी, आजाद हिंदुस्तान का आहीन कैसा होगा, आजाद हिंदुस्तान का दस्तूर कैसा होगा। तो इसलिए ये कमेटी कायम की गई, और ये कमेटी जो है 398 मेंबरों पर मुश्तमिल थी, और ये कमेटी के पहले चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब ये कमेटी में जो मेंबरों को अपॉइंटमेंट किया गया वो स्टेट वाइज कायम किया गया। देखिए हिंदुस्तान जो है वेरी लार्ज पॉपुलेटेड स्टेट, बड़ा आबादी वाला इलाका है, और यहाँ का स्टेट जो है वो छोटा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला इलाका है, झारखंड, मिजोरम, मेघालय ये छोटी छोटी आबादी वाला इलाका है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबरों को अपॉइंटमेंट किया गया वो आबादी के लिहाज से अपॉइंटमेंट किया गया। जैसा कि आज भी राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं तो वो स्टेट वाइज है। जैसे अगर यूपी के का स्टेट सबसे बड़ा आबादी वाला है, वहां के मेंबरों की स्ट्रेंथ तो 545 है, तो उसी हिसाब से जो है राज्यसभा के मेंबरों की स्ट्रेंथ तो होती है। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों का चुनाव हुआ, और टोटल मेंबर 398 मेंबर से, और इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को ऑर्गेनाइज की गई, और इस कमेटी के पहले चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट किया। तो सेकंड टाइम जो है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को परमानेंट ड्राफ्ट कमेटी चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया गया, और उनका उनका जो है फर्स्ट मेन फंक्शन जो था टू कलेक्ट द रिकमेंडेशन फ्रॉम द डिफरेंट कमिटीज, यानी जो इसमें तमाम कमिटीज बनाई गई थी उन तमाम कमिटीज के रिकमेंडेशन सिफारिशात को उन्होंने यज्ञा किया, और यज्ञा करने के बाद तो ड्राफ्ट द कमिटीज एंड carefully the traditional cultures of the Indian culture, means multilinguistic, multicast, multicolor, multi-creed, multi-religion, multi-traditional custom and tradition, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने आहीन को लिखा, अपने दस्तूर को लिखा। और वाई डू, क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर बट नॉट हेमोजेनस कल्चर, हाइड्रोजेनस कल्चर एंड वेरियस कल्चर, मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ जबान के बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ रस्म रिवाज के लोग हैं। इस तरीके के इस बातों को सामने रखकर
उन्होंने हिंदुस्तान के आईन को लिखा, हिंदुस्तान के दस्तूर को लिखा। इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान का आईन अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949, यानी हमारा दस्तूर जो है कब अमल में आया, 26 नवंबर 1949। देखिए हमारा हिंदुस्तान जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अमल में आया और फिर इस तरीके से केम इनटू फोर्स हो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया और हमारे हिंदुस्तान का पहला लोकसभा इलेक्शन 1952 में हुआ। और इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान को पूरा वक्त जो दरकार हुआ तैयार करने में, तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज टू प्रिपेयर ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बनकर तैयार हुआ और इतना टाइम जो है खर्च हुआ। इसके बाद देखेंगे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The philosophy of the constitution, main aims and object means way of the achievement. The preamble is the most important of the Indian constitution. Preamble is the don't way of the constitution and structure of the कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खाका है। प्रिम्बल इज द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and the pillars of the constitution and the soul of the constitution। प्रिम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद खड़ी है तो वो प्रिम्बल के ऊपर खड़ी है और यही जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आईना है। तो द एवरी वर्ड प्रिम्बल रिफ्लेक्ट्स इन सिंपल वर्ड इज इट इज अ सॉरिजिनिटी। सॉरिजिनिटी मीन्स खुद मुख्तार, ऑटोनॉमी, यानी हमारे हिंदुस्तान का हर हुकूमत जो है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक हर जगह जो है वो खुद मुख्तार है, आजाद है। फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिफरेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज डिफरेंट and the district government is different, the local government is different. Now central government, the union state government, the legislative council and legislative assembly, and district government, the corporation and municipality, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हर हुकूमत टॉप टू बॉटम अपनी जगह खुद मुख्तार है और आजाद है। सेकंड जो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ऐसी हुकूमत जो अवाम की, अवाम के लिए और अवाम के जरिए बनाई गई हो। उसके बाद थर्ड जो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन, यानी तमाम मजहब को जो है इज्जत की निगाह से देखा गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डोंट अडॉप्टेड ऑफ द एनी रूल रेगुलेशन एनी पार्टिकुलर रिलीजन, यानी कोई भी आईन, कोई भी दस्तूर किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन, बिलीफ और अकायद के मुताबिक नहीं अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद जो है सोशलिस्टिक। सोशलिज्म मीन्स द वेल्थ ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल द बेसिक ऑफ इक्वल, यानी हमारे मुल्क की मैशत जो है हर आवाम के दरमियान बराबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डोंट रिच बिकम रिचर, डोंट पुअर बिकम पुअरर। उस तरीके से उसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है आजाद हुकूमत, इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट। तो इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the preamble is the mirror of the constitution. The India father of the constitution was fully aware of the social, political, economic condition of the India. India is the multi-religious country, hence father of the constitution is able to fulfill the need and satisfy the aspiration of the people. Next देखेंगे meaning of the constitution. Constitution is body of rules, regulation, laws, custom and principle. Every state is governed according to the body of principle known as constitution. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग है एक ऐसी बॉडी जहां पे हमारी हुकूमत के रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें यकजा है और विच शो वो हमें बताते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत का खाका कैसा है, हमारी हुकूमत की तश्कील कैसी है। तो
तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है सर टू टाइप कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दो किस्में हैं। नंबर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग शक्ल में है और उसके अलावा रिजिड है। रिजिड का मतलब यानी बहुत सख्त है, जो कानून एक मर्तबा लिखा जा चुका है उसको मिटाया नहीं जा सकता, हाँ उसको चेंज किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इस तरीके से नंबर दो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन यानी अनरिटन भी कुछ बातें हैं जो जबानी बात की गई है और वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबल यानी उसमें लचक पैदा की गई है ताकि अगर वो कवानीन हमारे वक्त और हालात के मुताबिक साथ नहीं है तो हमारे लिए मौजू नहीं है तो अमेंडमेंट के जरिए उस कानून में हम तरमीम कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आईन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दस्तूर लिखा गया तो उसके जराए कहाँ कहाँ से हमको मिले। नंबर वन जो है इंडियन कस्टम ट्रेडिशन। देखिए सबसे पहला हमारा जो सोर्सेस था ये था इंडियन कल्चर इज द ट्रेडिशनल कल्चर। जिस वक्त जैसा कि मैं बताई कि हिंदुस्तान की तारीख में जो है बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर रहा है, लोगों के अंदर तोहम परस्ती अंधी अकीदत आम थी, लोग मुख्तलिफ देवताओं की पूजा करते थे, लोग जो है तोहम परस्ती पर भरोसा रखते थे कि अगर कोई विधवा औरत का मुंह देख लिए तो दिन खराब होने वाला है, अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अपशगुन होने वाला है, शीशा टूट गया तो अपशगुन होने वाला है। इन तमाम ऐसी बहुत सी बातें आम थी। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया और खास तौर से जो मल्टी कल्चर सिस्टम है इसको भी सामने रखकर लिखा गया। नंबर दो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत सारी बातें जो है वो हमें फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, जैसे हमारे यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए अडॉप्ट किया गया मीन्स पावर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, और ये तरीका जो है वो लार्ज पॉपुलेटेड स्टेट में अडॉप्ट किया जाता है, यानी जहाँ बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका है उसी इलाके में इस किस्म की हुकूमतें कायम की जाती है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और उसके बाद जो है टू टाइप एग्जीक्यूटिव। टू टाइप एग्जीक्यूटिव जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है, क्योंकि जब इंग्लैंड में बादशाही निजाम हुकूमत का खात्मा हुआ तो वहां पे जो है बादशाहों को जो है नॉमिनल हेड का दर्जा दिया गया और आज भी वो हेड कायम है। तो इस तरीके से उस एग्जीक्यूटिव को सामने रखकर हमारे यहाँ भी टू टाइप एग्जीक्यूटिव को अडॉप्ट किया गया, रियल हेड, नॉमिनल हेड। और फिर उसके बाद जो है एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। डे बाय डे, टाइम टू टाइम, ब्रिटिश पार्लियामेंट टू प्रेजेंटेड द वेरियस एक्ट, द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ब्रिटिश एरा। नाउ फॉर एग्जाम्पल the act of parliamentary reform and act of 1935 act, chart act of the 1833, charter act of the 1773। इस तरीके से वो डे बाय डे, टाइम टू प्रेजेंटेड द नंबर ऑफ एक्ट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके से 1935 एक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1935 एक्ट में ब्रिटिश एम्पायर ने कई बहुत ही खास बातों को इंट्रोड्यूस किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही कि हिंदुस्तान की हर रियासत, हर स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हो सकती है। नेम ऑफ द लैंग्वेज, नेम ऑफ द कास्ट, नेम ऑफ द रिलीजन, नेम ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन। तो उस वक्त तो सबसे पहले उड़िया एंड बिहार द क्लासिफाइड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट नेम ऑफ द लैंग्वेज। उस वक्त तो उड़िया और बिहार जो है जबान के नाम पर सबसे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हुई, और आज भी जितने भी स्टेट अलग हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से वो जबान के नाम पर अलग हुए। जैसा कि हमारा महाराष्ट्र स्टेट 1 मई 1960 को मराठी लैंग्वेज के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हुआ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस पार्टी
The Telangana is classified from the Telugu language from the central government. तो इस तरीके से लैंग्वेज के नाम पर अलग हो सकता है और वो इलेक्शन में भाग भी ले सकता है, कॉन्टेस्ट इन देयर इलेक्शन में भाग ले सकता है, बट डोंट इंटरफियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरफियरेंस करने का कोई भी राइट नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम एंड प्रिविलिंग प्रैक्टिस इन इंग्लैंड, ज्यादातर जो इंग्लैंड की प्रैक्टिस थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसा कि मैंने बताई कि लॉर्ड एटली की लीडरशिप में सबसे पहले लेबर पार्टी केम इनटू फोर्स इन इंग्लैंड। At the time, Lord Attlee first time to use of the independence of India and two type executive and political party system, etc. And the American Constitution of Fundamental Rights of Citizen, जैसा कि अमेरिका में जो है शहरियों के लिए फंडामेंटल राइट्स दिया गया, यानी इंसानी जिंदगी गुजारने के हुकूक दिए गए, इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर wrote that outstanding features of fundamental right, and fundamental right include in article number 12 to 35 to provide for the Indian citizen for life and live, हिंदुस्तानी जनता को जिंदगी गुजारने के लिए जो आइन जो कवानीन दिए गए। उसके बाद जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर, कनाडा, आयरलैंड, यूएसएसआर से भी बहुत सारी बातें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। और 1935 एक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 एक्ट इज सो ग्रेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी after described as a carbon copy of Indian Act 1935, हमारा एक्ट जो लिखा गया है वो पूरा की पूरा 1935 एक्ट की कार्बन कॉपी है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम किया जाता है, किस तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है। नंबर 1, the first type of amendment by the simple majority of the both houses of parliament। देखिए जब भी कोई रेजोल्यूशन जो है पेश किया जाता है पार्लियामेंट में with the both session लोकसभा एंड राज्यसभा, तो बाय द सिंपल मेजॉरिटी, यानी जब कोई रेजोल्यूशन पेश किया जाता है तो दोनों मेजॉरिटी के मेंबर जो है वो हाथ उठाकर सपोर्ट करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप, बाय द सिंपल मेजॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सेकंडली, देयर आर क्रिएशन प्रोविजन विच कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय द 2/3 मेजॉरिटी। उसके बाद सेकंड जो है बाय द 2/3 मेजॉरिटी, यानी जो रूलिंग पार्टी है लोकसभा के मेंबरों की, अगर वो पार्टी के रूलिंग पार्टी के मेंबर भी किसी रेजोल्यूशन से एग्री हैं या डिसएग्री है तो उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है या फेल कर दिया जाता है। तो ये है बाय द 2/3 मेजॉरिटी। थर्डली जो है टाइप ऑफ member of present in each house of parliament, but this majority must also constituent a majority of the total membership in each house of parliament। थर्ड जो है अमेंडमेंट बाय द राज्यसभा, अगर वो रेजोल्यूशन राज्यसभा में पेश कर दिया जाता है तो स्पेशल प्रोविजन फॉर द राज्यसभा, तो स्पेशल पावर जो है वो राज्यसभा को हासिल है कि 19 डेज वो रेजोल्यूशन वहां पे होता है और इस तरीके से वो इस रेजोल्यूशन को एग्री या डिसएग्री कर सकती है। अब इसके बाद देखेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर fully care the Indian traditional culture, wrote that the Indian features, and number 1 written constitution। Indian constitution जो है वो रिटर्न और वेरी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक किताब की शक्ल में है, उसके टोटल पेजेस हैं 395 पेजेस, 9 शेड्यूल एंड 395 आर्टिकल पर मुश्तमिल है। उसके बाद जो है फ्लेक्सिबल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज properly rigid and partly flexible। It means some constitution are amended very easily और other is very flexibly। देखिए बहुत से कानून को जो है बहुत आसानी से जो है चेंज कर लिया जाता है और बहुत को जो है बड़ी मुश्किल से जो है
चेंज किया जा सकता है। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही सख्त भी है और बहुत ही लचकदार भी है। तो इस तरीके से टू टाइप एग्जीक्यूटिव, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। नंबर 3, sovereignty of the people. The preamble of the Constitution of India declaration that all the people of India are sovereignty, democratic, republic, and the socialistic government of India. तो इस तरीके से जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है हिंदुस्तान का हर शहरी अपनी जगह खुद मुख्तार है, आजाद है, और उनके लिए जो है वो हमारा आईन, हमारा दस्तूर जो है वो सेकुलर है। इकोनॉमिक को जो है वो बराबर तकसीम किया गया है, समाज में जो है मईशत को बराबर तकसीम किया गया है। डोंट पीपल आर डोंट रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर। और उसके बाद कोई भी कवानीन जो है किसी भी मजहबी अकायद के मुताबिक अडॉप्ट नहीं किया गया है। उसके बाद नंबर 4, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Dr. Baba Saheb Ambedkar wrote that outstanding features of the parliamentary form of government. Three organs are very important: legislature, executive, and judiciary. Legislature is higher lawmaking body. Executive is to manage, to over the control of the government. Judiciary is injusticiable and independent. The democracy form of government. Indian government is of the people, for the people, by the people. यानी ऐसी हुकूमत बनाई गई जो आवाम की, आवाम के लिए और आवाम के जरिए चलाई जाती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट डिवाइडेड बिटवीन द पार्ट्स सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इस तरीके से हमारे यहाँ की हुकूमत को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेकुलरिज्म। The father of the Indian Constitution have rendered greatest service to the country by sitting therefore against not narrow religious, बल्कि हर मजहब को इज्जत की निगाह से देखा गया है। Our constitution don't adopt it of the any particular belief of the religion. Then fundamental right. The fundamental rights contained in the constitution have been classified in the following 7 categories. Number 1, right to equality. Number 2, right to freedom. Right to against an exploitation. Right to freedom of religion. Right to educational, cultural. Right to property. Right to constitutional remedies. इस तरीके से अडॉप्ट किया गया है। नंबर 9, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द चैप्टर ऑफ पार्ट 4 में जो है लिखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स टू प्रोवाइड इक्वल मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी हर किसी को जो है बराबरी के जराए दिए गए हैं माशी मैदान में, और एडिकेट distribution of the wealth with view to prevent concentration into few hands। और ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क की दौलत सिर्फ चंद लोगों के हाथ में है, बल्कि हर किसी को इकोनॉमी की आज़ादी दी गई है। हर इंसान जो है, हर सिटीजन अपने विल और ख्वाहिश के मुताबिक अर्न ऑफ द मनी, रुपया पैसा कमा सकता है। और फिर उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, किसी भी फील्ड में मर्द और औरत को बराबरी का दर्जा दिया गया है, बराबरी का पेमेंट दिया जाता है। और जैसा कि मैं प्रोफेसर लेडीज हूँ, हमारे यहाँ पे जेंट्स प्रोफेसर भी हैं, बट डोंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पेमेंट, इक्वल पेमेंट बिटवीन मैन एंड वुमेन। प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रेन एंड यंग अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी जहां पर बच्चों का इस्तेसाल होता है उसके खिलाफ भी हमको कवानीन दिए गए हैं। एंड प्रोहिबिटेड द बिलो ऑफ द 14 ईयर चिल्ड्रेन not any work and any job but free and compulsory education for the children। हर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन कंपलसरी किया गया है। एंड प्रोमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लास एंड वीकर सेक्शन। देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रोड दैट द स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लास। तो इस तरीके से हर फील्ड में जो है बैकवर्ड क्लास को भी तरक्की के मौके फराहम होते हैं, रोटी रोजगार के मौके फराहम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स है
Independence of judiciary. Independence of judiciary, outstanding feature of the Indian Constitution. The fundamental rights are guardian and custodians of our judiciary. Judiciary is the guardian and custodians of our fundamental right, जो हमारे fundamental rights को प्रोटेक्ट करती है, एंड टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट ऑफ आर्बिट्री रोल, यानी जो पॉलिटिकल लीडर अपने मनमानी करते हैं उसमें जो है चेक एंड हिंड्रेंस। द सुप्रीम कोर्ट विच स्टैंड एट द अपेक्स लेवल, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे ऊंचाई पर है, सबसे अपेक्स लेवल पर जो है खड़े हैं वो। And rule of law. Rule of law is outstanding feature of Indian Constitution. Its simple means all are equal before the eyes of law. कानून की नजर में हर कोई बराबर है। The basic of caste, color, creed, race, religion, sex, etc. And single citizenship. हमारे हिंदुस्तान का शहरी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पैदा होगा, चाहे वो यूपी में हो, एमपी में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, बट कॉल दैट वन सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, यानी वो हिंदुस्तान का शहरी ही कहलाता है। आवर नेशनलिटी इज इंडियन। एंड इमरजेंसी प्रोविजन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इमरजेंसी प्रोविजन in article number 336 described the emergency of power and three type of the emergency: national emergency, financial emergency, constitutional emergency. So in the 1960, but they have been extended up to 1990, and the period of the emergency only for the 6 months. So now these are the features of the Indian Constitution. Thank you very much.